साल 2001, महीना अगस्त का, और जगह थी हरियाणा का हिसार। यहाँ एक बहुत आलीशान कोठी थी पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की। मतलब ऐसी कोठी जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन एक रात यही आलीशान हवेली एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड का गवाह बनी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी बरवाड़ा कोठी हत्याकांड की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले बात करेंगे कि बरवाड़ा कोठी में उस रात असल में हुआ क्या था। फिर देखेंगे कि कैसे एक जिंदा बचे इंसान और एक डायरी ने पूरे केस को ही पलट दिया। इसके बाद सामने आएगा वो खौफनाक कबूलनामा और जानेंगे कि इस सब के पीछे का मकसद क्या था, लालच या नफरत। और आखिर में इंसाफ के इस बहुत लंबे सफर पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि इस कहानी का अंत क्या हुआ। तो तारीख थी 23 अगस्त 2001। मौका था रेलूराम पूनिया की बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। कोठी में जश्न का माहौल था, लेकिन ये कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। घर के ही लोग थे, सिर्फ परिवार। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब उस कोठी का दरवाजा खुला तो अंदर का जो मंजर था वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। वहाँ 3 छोटे छोटे बच्चों समेत परिवार के 8 लोगों की लाशें पड़ी थी। बेरहमी से, बहुत बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। वो आलीशान हवेली अब खून से सनी हुई थी। और इस सबसे भी ज्यादा खौफनाक बात पता है क्या थी? ये कि पूरी रात उस घर में म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर बजता रहा। सोचिए जरा, अंदर कत्लेआम चल रहा था और बाहर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मकसद बिल्कुल साफ था कि किसी की भी चीख बाहर न जा पाए। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी बहुत ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। तो अब पुलिस की एंट्री होती है। जाहिर है इतने बड़े हत्याकांड के बाद पुलिस पर भारी दबाव था। शुरुआत में तो शक की सुई राजनीतिक दुश्मनों या फिर बिजनेस राइवल्स की तरफ घूमी, लेकिन सच तो ये था कि केस पूरी तरह से ब्लाइंड था। कातिल कौन है, कहां से आया, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी लाशों के उसी ढेर के बीच पुलिस को एक जिंदा इंसान मिली। वो थी रेलूराम की सबसे छोटी बेटी सोनिया। उसकी भी हालत बहुत खराब थी, वो बुरी तरह से घायल थी। होश में आने पर उसने पुलिस को बस इतना ही बताया कि उस पर भी हमला हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं है। सोचिए, एक ऐसी गवाह जो इस केस की इकलौती चश्मदीद थी, पर उसे ही कुछ याद नहीं था। तो सवाल फिर वहीं का वहीं आकर खड़ा हो गया कि आखिर कातिल है कौन? क्या सच में कोई बाहरी दुश्मन था जो इतनी नफरत पाले बैठा था कि उसने पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया? पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। वो हर एंगल से जांच कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। और फिर केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ लगी सोनिया की एक डायरी, और उस डायरी में उसके पति संजीव के नाम एक खत था। खत में लिखा था, अब इनमें से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और इन सबको मार दूंगी। बस इन लाइनों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जो लड़की कुछ देर पहले तक केस की इकलौती गवाह थी, वो अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। इस खत के मिलते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और सोनिया के पति संजीव को दिल्ली से उठा लिया। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के सामने संजीव ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने सब कुछ उगल दिया। और जब संजीव टूट गया तो उसके बाद सोनिया ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। और फिर उस रात की जो कहानी उन्होंने बताई, यकीन मानिए वो किसी के भी दिल को दहला सकती थी। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। ये एक बहुत ही शातिर और कह सकते हैं कि ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था। देखिए कैसे। पहले सोनिया ने रात के खाने में बनी खीर में नींद की गोलियां मिला दी। फिर जब परिवार के सारे लोग गहरी नींद में सो गए तो उसने और उसके पति संजीव ने एक लोहे की रॉड से एक एक करके 8 लोगों को मार डाला। और सबसे आखिर में इस पूरे सीन को एक लूटपाट और हमले जैसा दिखाने के लिए संजीव ने सोनिया को भी घायल कर दिया ताकि वो एक विक्टिम बन सके। उनके कबूलनामे से जो बातें सामने आई वो और भी ज्यादा डरावनी थी। पता चला कि सोनिया ने अपने पिता की नब्ज तक चेक की थी, ये पक्का करने के लिए कि वो मर चुके हैं। वो हर कत्ल के बाद अपने पति को बधाई दे रही थी। और तो और उन्होंने अपनी सिर्फ 1.5 महीने की भतीजी प्रीति को दीवार पर पटक पटक कर मार डाला। इस पूरे वहशीपन को अंजाम देने में उन्हें करीब 2 घंटे का वक्त लगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक बेटी अपने ही माँ बाप, भाई भाभी की खून की प्यासी कैसे बन गई? आखिर ये नफरत आई कहाँ से? वजह थी लालच और नफरत का एक खतरनाक कॉकटेल। सोनिया को हमेशा से ये लगता था कि उसका इतना अमीर परिवार उसके पति संजीव को वो इज्जत नहीं देता जिसका वो हकदार है। उसे लगता था कि परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी में से उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। और फिर आया वो टिपिंग पॉइंट। सोनिया के भाई सुनील ने उसके पति के बिजनेस के लिए 50 एकड़ जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था जब सोनिया के अंदर दबी नफरत एक आग की तरह भड़क उठी और उसने ये खौफनाक प्लान बना डाला। तो चलिए, जुर्म और उसके मकसद के बाद अब कहानी के कानूनी पहलू पर आते हैं, क्योंकि कबूलानामे के बाद जो लीगल बैटल शुरू हुई ना, वो भी अपने आप में एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। इसमें भी उतने ही उतार चढ़ाव थे जितने इस जुर्म की कहानी में। ये पूरा मामला अदालतों में सालों साल चला और सजा का फैसला किसी पेंडुलम की तरह घूमता रहा। देखिए, 2004 में सेशंस कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी। फिर 2005 में हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फांसी की सजा बहाल कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में प्रेसिडेंट ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी। लगा कि अब तो फांसी तय है।
लेकिन नहीं, जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि फांसी देने में बहुत देरी हो चुकी है और इसी आधार पर उनकी सजा को एक बार फिर उम्र कैद में बदल दिया गया। और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सुनिए। इतने भयानक जुर्म और बार बार मौत की सजा मिलने के बावजूद आखिरकार सालों के कानूनी दांवपेच के बाद सोनिया और उसके पति संजीव दोनों को जमानत मिल गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से पे। वो सवाल ये है कि उस करोड़ों की जायदाद का आखिर हुआ क्या, जिस जायदाद के लिए ये पूरा खून खराबा हुआ था। इसे समझने के लिए हमें कानून को थोड़ा समझना होगा। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक किसी भी संपत्ति पर पहला हक होता है क्लास 1 वारिसों का। इसमें कौन आते हैं? बेटा, बेटी, पोता पोती वगैरह। और अगर क्लास 1 का कोई वारिस जिंदा ना हो, सिर्फ तभी संपत्ति क्लास 2 के वारिसों को मिलती है, जैसे कि भाई या बहन। अब इस केस में क्या हुआ? अदालत ने सारी प्रॉपर्टी रेलूराम के भाइयों को दे दी, जो कि क्लास 2 के वारिस थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच है। वो ये कि रेलूराम का एक क्लास 1 वारिस आज भी जिंदा है। कौन? सोनिया का बेटा, जो इस हत्याकांड के वक्त बहुत छोटा था। और कानून के हिसाब से देखें तो उस करोड़ों की संपत्ति पर पहला हक उसी का बनता है। और ये सिचुएशन एक बहुत ही बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा करती है। सोचिए, अगर सोनिया अपने बेटे के लिए वो जायदाद हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये तो एक तरह से ये संदेश देगा कि कोई भी अपने परिवार को रास्ते से हटा दे, ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी घूम फिरकर आखिर में उनके बच्चों को ही मिल जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब दोषी आजाद घूम रहे हैं तो क्या इसे इंसाफ कहेंगे? एक ऐसा जुर्म जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उसके मुजरिम आज बाहर हैं और जिस संपत्ति के लिए ये सब हुआ उस पर लड़ाई आज भी चल रही है। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी कभी कानून के दांव पेंच असली इंसाफ पर इतने भारी पड़ जाते हैं।